ये क्या है, डीप स्टेट क्या है, और जो नेपाल में लड़ाई हो रही है या दुनिया के देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं और सब जगह बदल चुकी है। तो अब उनका टारगेट हिंदुस्तान ही है और एक्चुअली हिंदुस्तान को घेरने गया था कि इंडिया को चेक तो करें आखिर है क्या ऐसा कि जो हमारा एंटी रडार वाला प्लेन है वो भी कैसे इन लोगों ने पकड़ लिया। कि हो सकता है कि अगले 6 महीने में भारत की सरकार गिरे। आरएसएस को लेकर के क्या राय है और क्या उसके आरएसएस के इस साल उद्देश्य रहने वाले हैं शताब्दी पर। सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। आसपास के देशों में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था उस टॉपिक के बारे में। उस वीडियो में उन्होंने कुछ शब्दों का भी जिक्र किया, तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो शब्द क्या हैं और ये सब जो ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्री अंकुर सक्सेना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं सर? जो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा है, जो नेपाल में लड़ाई हो रही है या दुनिया के देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं, उन लड़ाइयों के पीछे आपने एक वीडियो बनाया था। उसमें आपने 2 शब्दों का जिक्र किया, पहला डीप स्टेट और दूसरा CIA। तो मैं पहले तो ब्रीफ जानना चाहूँगा कि ये क्या है, डीप स्टेट क्या है और CIA क्या है। अबे जी, पहले तो इस विषय पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली वर्ड ये ट्रेंडिंग नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट है जिसको लोगों को जानना चाहिए। CIA तो एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, और डीप स्टेट एक्चुअली वो ग्रुप होता है। जैसे एक गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, जो कुछ प्लानिंग्स को बनाते हैं और जैसे कहते हैं ना, पर्दे के पीछे रह के कुछ काम करते हैं। और उसमें कुछ उद्योगपति भी मिले हुए होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सरकार के नहीं होते लेकिन देश के अंदर प्रभाव रखते हैं या एडवाइजरी कमेटी में रहते हैं। वो सब लोग मिलकर एक जो ग्रुप को बनाते हैं उसको डीप स्टेट कहा गया। हालांकि ये कोई ऐसा रिनाउंड वर्ड नहीं है या कोई एक वैलिड वर्ड नहीं कह सकते इसको, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग डीप स्टेट के नाम से की जाती है। और CIA क्योंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की है, तो वो बेसिकली वो और ये साथ मिलकर चलते हैं बहुत सारे विषयों पर, क्योंकि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है तो इंटेलिजेंस इनपुट देती है और ये लोग जो काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें अब क्या आगे करना है। तो कई बार एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ भी गया है डीप स्टेट, लेकिन बहुत लिमिटेड उसमें रहा है। लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो है वो अपने देश से हटके जो है, जब वो दूसरे देशों में गया तब ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, तब डीप स्टेट को बेसिकली ज़्यादा प्राथमिकता मिली, मतलब नाम के मैटर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो डीप स्टेट है ये इंडिया में भी एक्टिव है? देखिए, अभी आप पूरे देश के अपने भारत के आसपास के देशों को देखिए, तो पाकिस्तान में देखिए एकदम से तख्ता पलट हुआ जी। और आप इसके बाद देखिए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, ठीक है। श्रीलंका की स्थिति आप देख ही रहे हैं, म्यांमार की स्थिति आपने देखी, नेपाल की स्थिति आप देख रहे हैं। आप ये सब जब देखेंगे तो ऐसा क्या है कि पूरे भारत के चारों तरफ देश जो हैं उनके अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता आई है, ये डिसबैलेंस जो पैदा किया गया। इससे पहले आप देखिए ईरान के अंदर भी ऐसा हो चुका है, इराक में भी हो चुका है, चिली में भी हो चुका है जी। तो ये सब जगह जहां पर आप बात करते हैं वहां हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है वो अपना दबदबा बना के रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो अपना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रखते हैं। जैसे चाइना के अंदर वो जा नहीं सकते, उनको सेंट्रल एशिया में आने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, उनको नेपाल की ज़रूरत पड़ती है कई बार कि हम वहाँ से भी बना के रखें अपना रिश्ता। तो अब इन सब जगह पर अपना सेटअप कैसे बनाएं, अपने आप को कैसे स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 750 के आसपास ऐसे यूनिट्स हैं अमेरिका के जो सब दुनिया के देशों में सेटल्ड है, मतलब उनके एयरबेस हैं, कहीं पर उनके मिलिट्री बेसेस हैं, 750 ऐसी जगह हैं। अब आप देखिए कि जैसे इंडिया को दबाव में लेना है तो चाइना के अलावा नेपाल को अपने कंट्रोल में करेंगे, जैसे कर लें। जैसे चाइना ने अपना प्रभाव बनाया नेपाल पर और पाकिस्तान पर, तो अब अमेरिका को लगता है कि भाई हमारा भी थोड़ा दबाव रहना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से इंडिया जिस जगह पर है वहां से वो ऊपर के हिस्से से सब जिन देशों से घेरा हुआ है उन सब में राजनीतिक अस्थिरता है। अमेरिका क्या चाहता है कि मेरा दबाव अगर सेंट्रल एशिया में है तो मेरे पास एक्सेस होना चाहिए वहां पर हर देश का। तो वो इसी तरह से क्या करता है, उसने पहले सब जगह किया। अब देश के अंदर की कुछ चीजें देखिए, जो डीप स्टेट के काम करने का तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है उसी देश की जनता को
उसी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देना। अब आप देखिए इसी लद्दाख में अभी हुआ है, जो परसों हुआ लद्दाख में, क्या हुआ उसमें जब पकड़ा गया है तो ज्यादातर उसमें नेपाली निकले हैं, तो नेपाली वहां से आए हैं। नेपाली जब नेपाल में जब उनका कुछ दिनों पहले जब वहां पर उन्होंने अटैक किया था अपनी ही सब संपत्तियों के ऊपर या अपने ही लोगों के ऊपर, तो वहां पर यह कहा गया कि ये बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट था, बल्कि शांति से होना था, इसमें कुछ शोर शराबा या इस तरह की आगजनी या कोई हमला नहीं होना था। लेकिन पता लगा उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने जाके वहां बंदूकें भी इस्तेमाल करी, वहां पर दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल करी। तो ये लोग कौन थे, इनको कौन इकट्ठा करता है? आप लद्दाख की बात करिए, लद्दाख के अंदर आज की तारीख में, मैं लद्दाख खुद गया हूं और मैं वहां देखता हूं कि मिलिट्री कैंप्स के अलावा जो वहां की जो सिविलियंस हैं, वो सिविलियंस इस लेवल पे कभी सोचेंगे ही नहीं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मिले या वो मिले, क्योंकि वो जिस एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, जिस मतलब ऊंचाई पे रह रहे हैं, उसके हिसाब से जो उनका जीवन है वो ठीक चल रहा है। उनको इस तरह के एनवायरमेंट से या वहां पर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, इससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आना। बावजूद इसके आपके इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर जो है वो लद्दाख के अंदर इतना बड़ा सीन क्रिएट करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको? नेपाल के लोगों का मिलना और ऐसी जगह के लोगों का पूर्ण राज्य की डिमांड करना, ठीक है। फिर हमारे वो जो वांगचुक जी हैं, जिनकी वजह से देश का नाम भी बहुत उन्होंने रोशन किया, ऐसा नहीं है। अब क्या उनकी मतलब उसमें क्या भूमिका है ये तो समय बताएगा, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन उनके जो एनजीओ था उसको भी रोक लगाई है अभी गवर्नमेंट ने और बहुत सारे एक्शंस और ले रही है। तो कहीं ना कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि देश के अंदर की आवाज नहीं है, बाहर के लोग आके हमको उकसा रहे हैं। तो डीप स्टेट का काम यही होता है और ऐसे ही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में एक्टिव होने के पीछे क्या रीजन, क्या वजह हो सकती हैं? देखिए, आप जब इंडिया को देखेंगे तो हम अपने अंदर के हालातों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कि जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, जिसके अंदर कई बार होता है कि हम इसको राहुल गांधी जी अपोज कर रहे हैं, कभी लगता है पार्टीज अपोज कर, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, ठीक। अब इसके साथ साथ हम जो हैं आज की तारीख में सप्लायर भी बन गए हैं, आर्म्स के सप्लायर भी हैं। हम अपना हवाई जहाज बना रहे हैं, हम अपना जेट बना रहे हैं, हम अपने बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, और हम वो सारे काम कर रहे हैं जो शायद दुनिया के बड़े बड़े देश करते थे। तो अब जिन कामों को हम कर रहे हैं, ये पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को, कि इस समय जो सेंट्रल एशिया में इंडिया का कितना बड़ा रोल है और इंडिया किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर अपना दबाव बनाने के लिए अमेरिकन क्या करते थे, अमेरिकन अपने डॉलर को हर जगह इन्वॉल्व करते थे कि सारा लेन देन हो, जो कुछ वो सब डॉलर के हिसाब से ही होना चाहिए। अब फाइनली क्या हुआ है, अब डी डॉलराइजेशन का समय आ गया, क्योंकि हम लोगों ने ये पहचाना, जैसे ब्रिक्स की अभी मीटिंग हुई थी, अभी ये करेंसी शायद मेरे ख्याल से हाँ, तो हाँ, उसमें लॉन्च उन्होंने करेंसी एक लॉन्च करी, उसमें भारत की भी एक मूर्ति अंकित थी, ठीक। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि भारत अब चाहता है कि उसकी अपनी जो करेंसी है उसी में हम व्यापार करें। तो हर देश के दूसरे देश के अंदर अकाउंट्स होते हैं, जिस अकाउंट्स में वो यहाँ से पहले पैसा डालता था, डॉलर में पहले कन्वर्ट करता था, फिर वो उस देश में जाया करते थे, फिर उस देश की करेंसी में डॉलर को फिर कन्वर्ट किया जाता था। तो डबल टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम का ट्रांजैक्शन जो होता था, उसके अंदर एक डॉलर का अपना रोल हुआ करता था। अब क्या हो रहा है, अब भारत अपने पैसों में पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ से डॉलर की वैल्यू कम हुई। अगर सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसके अंदर से अगर इनकी डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो बहुत बड़ी मजबूती आज की तारीख में अमेरिका को मानते हैं वो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का दिमाग कहाँ चलता है, ये तो मुझे लगता है दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या। वो सोचते हैं, ये जैसे ट्रेंड किसी का अपनाया जाता है कि देखा जाता है भाई इसका ट्रेंड सोचने का ये है, इसका ट्रेंड ये सोचने का है। मोदी जी का पता नहीं है, वो मल्टी डायरेक्शनल सोचते हैं। वो आप यहाँ पर एक सोचेंगे कि ये डायरेक्शन सोच रहे होंगे, वो किसी और डायरेक्शन सोच रहे होंगे। तो एक तो वो इनकी एक सोच नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। अब उन किसी को अंदाजा नहीं होगा कि उन्होंने यूपीआई को लॉन्च किया, यूपीआई का ट्रांजैक्शन नंबर होता जा रहा है, और आप देखिए कि इतना बढ़िया इंटरफेस है ये, कि जहां पर लोग समझते थे प्लास्टिक मनी हम बोलते थे, कई बार कुछ बोलते, आज हम इतना जबरदस्त ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं जो शायद दुनिया में कहीं नहीं होता, नंबर 1 है उसके अंदर, ठीक। तो हमने पहले तो पैसे को चेंज किया, उसको ऑनलाइन किया, उसको प्लास्टिक मनी को एयर मनी बना दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हमने इस पैसे के हिसाब से हमने पेमेंट करना भी शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग हम अपनी कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे मजबूत देश कहता है कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, और हमारे मोदी जी शांत बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो। फिर उन्होंने धीरे से उठा के उन्होंने जो है वो जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट वो जो होती है, उनके ऊपर एक ऑनलाइन चार्ज सा लगाया, टैक्सेस लगाया।
तो उस पर टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया गया। उन्होंने लोकल फॉर वोकल तो हमेशा से कहते हैं, वोकल फॉर लोकल कहते हुए आए लगातार, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि स्वदेशी अपनाइए। ये एक बिल्कुल सीधा उन्होंने संदेश दिया। इस संदेश को जब आप मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी सुनते हैं तो आपके मन में दो विचार आते हैं। पहला विचार ये आता है कि हम खुद कुछ करें, अब हम व्यापार करें, अब हम कुछ बनाएं, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई स्वदेशी अपनाइए, ठीक है। और दूसरा जो खरीदार है वो ये सोचते हैं कि यार देश का अपना सामान खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ये डबल मैसेज है, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी और एक बायर के हिसाब से भी। तो जब अपना मार्केट डेवलप हो रहा है, अपनी मजबूती बढ़ रही है, डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका या बड़े देशों को दिक्कत तो होगी। अब कोई भी जना किसी भी उभरते हुए लोगों को कहाँ देख पाता है, वो चाहता है जहां पड़े वहीं पड़े रहिए। तो आप देखिए कि उनकी प्रॉब्लम आज की तारीख में इंडिया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ये तख्ता पलट हो, क्योंकि अगर मोदी जी हट जाएंगे तो ये बहुत सारे जो अभी आज के दिन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन जो बाकी हैं देश के अंदर, वो सब रुकेंगे। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि मोदी जी को कुर्सी से उतारा जाए। जैसे एक बात एक उदाहरण से बताता हूं कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग किया करते थे तो कमेंटेटर अक्सर ये कहा करते थे कि इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इनको नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा रखो, इनको बैटिंग एंड पे जाने ही मत दो। तो लोग यही चाह रहे हैं कि मोदी जी कुछ, अब वो कहेंगे मोदी जी को रिटायर होना चाहिए, 75 साल की उम्र हो गई है उनकी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। मोहन भागवत जी ने भी कहा 75 साल की बात को, उसको भी लेके उछाल रहे हैं उस बातों को, जबकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर सक्षम हैं आप और आप अपने शरीर से ठीक हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, तो आप इसके बाद भी काम कर सकते हैं। ये बात किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी। सुनाई क्या पड़ेगी कि 75 साल हो गए। तो वो चाहते हैं कि मोदी जी नॉन स्ट्राइकर एंड पर आए, ताकि देश के अंदर जो है वो बाहरी ताकतें जो है ना वो अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये तो आपने बता दिया कि मोदी जी ने किस तरीके से टैरिफ्स जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको मैनेज किया। क्या जो ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे, टैरिफ्स लगाए थे, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आया या नहीं आया, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से चला गया? देखिए इम्पैक्ट तो जरूर आता है, इम्पैक्ट तो ऐसा नहीं हो सकता नहीं आता। कई बार मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर आता है, वो जमीनी स्तर पर जाता तक आपको पता नहीं लगता। क्योंकि होता क्या है कि आपके पास एक प्रोडक्ट महंगा होता है, जैसे आपने कोई सपोज करिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदे 10 रुपए का, बिस्किट इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं आएगा टैक्सेशन में नहीं कह सकता, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि कोई चीज पे टैक्सेशन लगा और आप मान लीजिए वो 50 पैसे 1 रुपए महंगी हो गई, तो एक व्यक्ति ने उस एक पैकेट को 1 रुपए महंगा खरीदा तो उसको इसका फर्क महसूस नहीं होगा। ये फर्क महसूस होता है जहां पर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं। फार्मा कंपनीज हमारी हैं, फार्मा कंपनीज बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। अब उनकी दवाएं वहां महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जब वहां महंगी होंगी तो उनके यूज पे फर्क आएगा ही आएगा। लोग सोचेंगे कि इसके दूसरे ऑप्शन ढूंढे। तो जैसे जैसे ये चीजें महंगी होती जाएंगी तो धीमे धीमे करके नीचे तक असर आएगा। लेकिन मोदी जी ने जो स्ट्रेटेजी खेली है इस वक्त, मुझको लगता है ये सैंक्शन भी वापस होंगे और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो अभी तक क्या ना बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ पाया है, क्योंकि आप देखिए मोदी जी एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। समझदार तो मैं उनके लिए भी एक छोटा शब्द ही है। उन्होंने जो इस समय जीएसटी के ऊपर खेल किया कि जीएसटी उन्होंने एकदम से खत्म कर दिया, महंगाई उन्होंने बैलेंस कर दी। अब आपको कैसे पता लगेगा? आप जो चीज खरीद 10 रुपए की, आपको 10 रुपए की मिल रही होगी, क्योंकि सैंक्शन उन्होंने जो लगाए वो हमने जीएसटी से कवर कर दिए। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप छोड़ देंगे, आप विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे, आप दूसरी चीज खरीद लेंगे, कौन सी दिक्कत है आपको? तो हमारे पास हर चीज का वो है। कहते हैं कि अगर आपका मार्गदर्शक अच्छा हो और तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। महाभारत को जीतने वाले ना तो पांडव थे, ना अर्जुन थे, ना कोई, तो वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जी ने रास्ता दिखाया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने गीता का पाठ पढ़ा के अपना कर्तव्य बताया। तो देखा जाए तो मार्गदर्शक अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद अर्जुन भी वो तीर नहीं चलाते। तो पांडवों का जीतना भी जो था, महाभारत का जीतना जो था, वो बेसिकली श्री कृष्ण जी का जीतना था। मार्गदर्शक के रूप में देश में मोदी जी हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक आप सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चाइना की आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं। हम पहली बार अमेरिका की धमकी से नहीं डर रहे हैं, ऐसा कभी संभव ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि ये इफेक्ट जो आ रहा है वो धीमे धीमे आ तो रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है, हमको महसूस हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं है। और यहाँ तक आते आते मुझे लगता है मोदी जी से बैलेंस कर देंगे। सर, हाल ही में मोदी जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे राहुल गांधी जी ने, जो अपोजिंग पार्टी है, कि वोट चोरी, उन्होंने पूरी एक गड्डी दिखाई थी कि हाँ ये मतलब वोट चोरी हुई है, इन लोगों के नाम फर्जी हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया है। तो क्या ये वोट चोरी का जो मुद्दा है ये भी एक डीप स्टेट का पार्ट हो सकता है? देखिए आप राहुल गांधी जी के आप पिछले ट्रेंड देखिएगा, वो जब भी देश से बाहर जाते हैं ना, तो वो देश से बाहर से जब लौट कर आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं। और ये एक बार की बात नहीं, हर बार की बात है, और हर बार वो गलत साबित होते हैं। वोट चोरी पे उन्होंने शुरुआत करी जब बताने की। अब देखिए, मैं जैसे आपसे कहूँ कि भाई आपने ये काम गलत किया, अब आप सिद्ध करते रहिए मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो क्या है ना, उस कंप्लेंट को वो सही जगह जाकर रजिस्टर तो नहीं करा रहे कि सही जगह जाकर रजिस्टर करा दें। मोदी जी ने गलती करी है, इलेक्शन कमीशन ने गलती करी है तो कानूनी कार्रवाई है उनको, वो तो नहीं करा रहे।
वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति हो इस देश का, वहां तक ये संदेश चला जाए कि वोट चोरी हुई थी। अच्छा, अभी आप इंदिरा गांधी जी के बारे में जानिए, तो वोट चोरी किसने करी थी उनके सामने? जवाहरलाल नेहरू को तो वोट ही नहीं मिले थे, उस वक्त तो वोटों का कंफ्यूजन भी नहीं था कि वोट ही 14-15 थे, ठीक है। तो जब वो वहां से बन के प्रधानमंत्री बन गए, तो देखा जाए तो उनके तो बेसिकली डीएनए में चला आ रहा ना ये सब, तो वो वही बातों को बोल रहे हैं जो उन्होंने करी है। अब वोट चोरी के अंदर उन्होंने एक महिला को पकड़ा, उससे कहा कि भाई आप जो है वो आपका वोट चोरी हो गया है और आप आइए राहुल गांधी जी के पास चलिए, एक पूरा वीडियो है इसका कि आप आइए राहुल गांधी के पास चलिए, वो आपके वोट बनवा देंगे। अब उस पर जैसे ही पता लगा तो फिर से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनका नाम तो पिछली बार भी था, इस बार भी हर बार चल रहा है। तो जब उस लेडी ने नाम देखा तो उसने कहा ये तो पता नहीं था कि हमारा नाम है इसके अंदर, उसने बोला। तो उसने फिर आपने जाके ऐसा क्यों बोला? तो बोले हमारे पास लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि आपका वोट कट गया है। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि वो कौन है कहां से, उन्होंने कहा आपका वोट कट गया, राहुल गांधी जी से मिल लीजिए आकर, वो आपका वोट बनवा देंगे। तो अब सवाल ये है ना कि उनको ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो छोटे स्तर के लोग हैं, स्तर का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जिनके पास शिक्षा समझ नहीं है, शिक्षा नहीं जिनके पास, उनको आप कोई भी बात रटा दीजिए वो जाकर रट लेते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक नैरेटिव चला इस देश के अंदर, वो आज तक हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, हिंदू मुस्लिम और ईसाई तो समझ में आता है, सिख को क्यों बीच में डाला? इसलिए डाला कि सिख को उन्होंने बीच में दिखाया कि भाई तुम अलग हो। तो अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के उन्होंने सिखों को अलग करने की कोशिश करी, हमारे समझ में नहीं आया, हमने तो तुकबंदी मिलाई और हमने बोलना शुरू कर दिया। सिख जबकि आज तक हिंदू धर्म का पार्ट है, उसी का पार्ट है, उन्हीं उनके वो हमारे हिंदू और सिख एक ही बात है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं से एक बीज बो दो नफरत का और वहीं से शुरू हो जाती है। आज आप देखिए जो हिंदू मुस्लिम की बातें भी हिंदुस्तान में होती है, वो ऐसा नहीं कि भाजपा करती है। अगर आप वैसे देखेंगे तो पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम बात हुआ करती थी, अब भाजपा ने आके थोड़ी सी हिंदू बात करने शुरू कर दी। तो अब विपक्षियों को लगने लगा कि भाई हम क्या नाम है, ये तो भाजपा केवल हिंदू की बातें कर रही है। सवाल ये नहीं था, एक जना मुस्लिम का कर रहा था तो एक आदमी ने हिंदू पकड़ लिया। ठीक ना, तो हिंदू और मुस्लिम को पूरे इलेक्शन से के अलावा ये पता लगता है कि सामने वाला हिंदू है मुसलमान है, ना मुसलमान को हिंदू दिखता ना हिंदू को मुसलमान दिखता, सब आपस में रह रहे हैं मजे से। लेकिन जब पार्टियां आती तो ये सब बातें करती हैं। देश के अंदर क्या हुआ कि सबसे जरूरी है उस आदमी को भड़का देना जिसकी समझ काम नहीं कर रही, जो शिक्षित नहीं है। अब शिक्षित वर्ग कौन सा नहीं है, ये तो मैं सोचता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स देखेंगे इसको वो भी समझ जाएंगे शिक्षित वर्ग कौन सा नहीं है। तो उसको कुछ भी समझा देना कितना आसान है। ठीक, हिंदुओं के अंदर वो जो परसेंटेज है बहुत कम है, तो क्या है यहाँ पर उतनी चीजें नहीं समझाई जा सकती, दूसरे पक्ष को समझाई जा सकती है, वहां समझा दी जाती है, वहां से उनको आग लगाई जाती है, वोट चोरी हो गई। अब आप सोच कर देखिए, अभी हम 10 साल के बाद की बात करते हैं, तो 10 साल के बाद ये तो पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ था, लेकिन ये पता लगेगा कि हाँ वो चोरी का इल्जाम लगा था। तो जो नई जनरेशन आएगी या जनरेशन बाय जनरेशन जब आएंगी तो ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी जी हुआ करते थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिनके ऊपर उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। मोदी जी बड़े ही महान प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने तो वोट चोरी करी थी। क्योंकि उस समय तक इस कॉन्टेक्स्ट की डिटेल में कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये नैरेटिव जो है वो देश में चल पड़ेगा। वही चलाने की एक कोशिश ही जो डीप स्टेट का ही पार्ट था, ठीक है, उसको पूरी जोर से चलाया गया कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी, वोट चोरी। आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए, आपने सुना होगा कि बैलेट बॉक्स चोरी हुआ करते थे, आपने सुना होगा पुराने लोग बोला करते थे हम तो वही घुस गए थे और ठप्पा मारते रहे, सैकड़ों स्टैम्प पेपर उस पे बैलेट पेपर में ठप्पे मार दिए। वोट चोरी तो वो हुआ करती थी ना। ठीक, अच्छा, फिर ये जो ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम कौन लेकर आया? उन्हीं के जमाने में, कांग्रेस के जमाने की थी। अब ईवीएम आके उस पर वोटिंग शुरू हो गई। अब ईवीएम पे जब वोटिंग शुरू हो गई, अगर चोरी कर सकते थे तो भाई ये अयोध्या का चुनाव क्यों हारते? मेन चुनाव था लोकसभा में इतनी सीटें क्यों हारते? लोकसभा में सीटें हारने के कारण यही है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ। और अयोध्या जैसी जगह पर तो आप समझ सकते हो कि अगर गलती से भी इसके अंदर कुछ फेरबदल किया जा सकता होता या छेड़छाड़ की जा सकती होती तो 100% की जाती, क्योंकि अयोध्या तो नाक थी। वहां से हारना कितनी मतलब दयनीय स्थिति हो गई। 400 पार का था, वो नहीं आंकड़ा छू पाए। बस आज ये सरकार जो है वो 2 पार्टियों के समर्थन से सरकार चला रही है। क्या ऐसा हो सकता था जिसने 2 बार सरकार इतनी बहुमत से बनाई, पहली बार बहुमत से बनाई सरकार, दूसरी बार जीएसटी कर दिया, नोटबंदी कर दी, पूरे देश के अंदर हाहाकार हो गया कि बहुत बुरी सरकार है, ये है वो है, व्यापारियों को नहीं सोचा, ये नहीं सोचा, नोटबंदी करके लोगों को कहते बर्बाद हो गए, जीएसटी के लोग कहते बर्बाद हो गए, लेकिन उससे भी ज्यादा वोटों से जीते। तो इस बार तो उतनी एंटी इनकम्बेंसी थी भी नहीं, ठीक है, फिर क्यों हारे? तो कुछ ना कुछ वजह इंटरनल थी, और जो लोगों का मत था वही मतदान था, इसी वजह से था। तो वोट चोरी तो एक बिल्कुल चलाया हुआ नैरेटिव है देश के अंदर,
पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा कि वो इस षड्यंत्र में ना फंसें और ये देखें कि क्या इससे पहले वो इतनी सहूलियत से पेमेंट्स कर पाया करते थे, क्या इतने देश दुनिया के अंदर इतनी पहचान इंडिया को कभी मिली थी, क्या उनके जो आर्मी है वो इतनी सजग थी, इतनी मजबूत थी, क्या उनके मिलिट्री फोर्सेस कभी घुस के अंदर जाके कुछ हमला करके आ पाते थे, नहीं आ पाया करते थे, क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी थी, क्या कभी होता था कि किसी भी ऑपरेशन के बाद होने के बाद डिटेल में समझाया जाता हो कि भाई हमारे देश ने ऐसा ऐसा किया, क्या कभी ऐसा होता था कि हर चीज़ की फोटोज दिखाई जाती है कि भाई हमने ये अटैक किया था, ये किया था। इतना सब कुछ जो पब्लिक डोमेन में आज की तारीख में आपको मिल रहा है ना, वो इसीलिए मिल रहा है कि मोदी जी ने इतना काम किया इसके ऊपर। तो मैं कोई मोदी जी का समर्थक होकर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जिस सरकार ने इतना सब कुछ इतने कम समय में कर दिया हो, उससे दुनिया को घबराहट है। ये विश्व गुरु बनने की बात भी करते हैं और चल भी रहे हैं। कहता है ना, बच्चा कहता है मैं फर्स्ट आऊंगा और वो रात दिन पढ़ भी रहा होता है तो सामने वाला घबरा जाता है, यार फर्स्ट आ सकता है, वो पढ़ भी रहा है और कोशिश और कहता भी आऊंगा मैं। मोदी जी बस वही पढ़ाकू बच्चे हैं जिनसे दुनिया डरी हुई है। उनको लगता है कि भारत एक दिन विश्व गुरु ना बन जाए तो किसी तरह से अस्थिरता का माहौल लाया जाए, और जब अस्थिरता की बात की जाती है तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जाता है जो देश के अंदर ये लाने के लिए सक्षम होते हैं। मेरे ख्याल से जिनका नाम आप ले रहे थे वो उसी के हिस्सा है। बिल्कुल। तो सर अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था तो ट्रेंड कर रही थी, और एक नहीं बल्कि हज़ारों क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई कि हो सकता है कि अगले 6 महीने में भारत की सरकार गिरे। क्यों, उन्होंने किस बात को लेकर के कहा? बिहार इलेक्शंस को लेकर के, कि बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, नीतीश जी को पलटू राम कहा जाता है तो वो किधर भी पलट सकते हैं, और गठबंधन से बीजेपी की सरकार चल रही है तो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ऐसा होगा। तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने में कुछ ऐसा होगा? देखिए, मुझे एक बात ध्यान है कि कश्मीर में कहा गया था कि 370 को हाथ लगाओगे तो चल जाओगे, और 3 तलाक के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई थी। अयोध्या के मसले पे ये हुआ था, दुनिया देश के पूरे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये कुछ हुआ क्या ऐसा? जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये सच्चाई है कि देखिए कई बार आप किसी पद पर होते हैं, किसी स्तर पे होते हैं, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। देखिए, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो सीधी बात है, जो उनके मन में विचार हैं या जो वो देश में लागू करना चाहते लागू नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो बहुत कुछ करना पड़ता है ना, उसी के बीच में कुछ चीजें ऐसी होती है जो लगता है कि ये गलत हो रही हैं। लेकिन क्या होता क्या है कि जब तक, जैसे आप यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा तब आप जाके एक पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया, तब जाके आपने मुझको यहाँ पर इन्वाइट किया है। होता क्या है कि मुझे भी यहाँ पहुंचने बहुत कुछ करना पड़ा, आपको भी करना पड़ा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे मन में बहुत विचार है, लेकिन करूंगा तब जब उस पद पर होऊंगा। तो मोदी जी के ऊपर जो ये इस तरह के इल्जाम लगते हैं, ये सारे इल्जाम जो हैं ये इसलिए लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस आदमी को रोकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने मोदी से कहा कि मोदी जी जो है वो क्या नाम है, जबरदस्ती डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, डिक्टेटर के रूप में मोदी जी काम करते हैं, कब अपनी चीज मर देते हैं, लोगों को ऐसा ही करना है। आपको लगता है यहाँ समझाने से कोई काम चलेगा? हमको तो डिक्टेटर ही चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, इस देश के अंदर क्योंकि इतने सारे विचार है ना, इतने सारे लोगों चलने को साथ राजी नहीं है। उन्होंने डिक्टेटर की तरह रूप नहीं, उन्होंने हर चीज को एक सिस्टम से चलाया। ठीक है, और सिस्टम से चलाने के बाद ही उन्होंने चीजों को लागू किया इस देश के अंदर। आज की तारीख में जितनी चीजें चल रही है, जो लोग कहते हैं कि इनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है, सरकार इसलिए गिर जाएगी क्योंकि उनको पहली बार ये लग रहा है कि भाजपा सरकार 2 पार्टियों के समर्थन से बनी है। जो कह रहे हैं वो बीसीओ पार्टी के समर्थन से बना जाकर सरकार, वो गठबंधन उनका बीसीओ पार्टी से, उनकी सीटें आती थी, कभी 150 आ रही है, कभी 120 आ रही है। मेरे ख्याल से शायद इंदिरा गांधी जी के बाद तो कोई बहुमत की सरकार ही नहीं देखी होगी इन लोगों ने। पहली बार तो उन्होंने देखी सरकार है। तो उनको 2 लोगों को बस मनाने की बात है मोदी जी को। तो उनको लगता है कि हम इनको मिला लेंगे, आपके नीतीश कुमार जी को, जिनको पलटू राम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया भी पलट जाता है तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि पलट जाए, वो पलट जाए फटाक से, उनसे कहें भाई आप ये आपको बना देंगे, आप कर दीजिए, और सूट गिर जाएगी, वो सरकार गिर जाएगी। ऐसे ही वो सोचते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी ऐसे ही गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी जी वो भी कुछ ना कुछ लगा के बैठे होंगे। वो कहीं ना कहीं पंचर होगा ना तो तुरंत सील करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार गिराने की अभी किसी भी जने की हिम्मत है, और ये बहुत मजबूत सरकार है, ऐसी ही चलेगी सालों दर साल। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि सरकार पलटने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार पलटे, ताकि उनका जो गठबंधन है वो सक्सेस हो जाए उनको हराने में, क्योंकि अकेले उनकी बस की बात किसी के नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डीप स्टेट का मुद्दा हमने शुरू किया था, आसपास के, भारत के आसपास के जो देश हैं, नेपाल हो गया अभी हाल ही में,
और अफ़गानिस्तान में हुआ, म्यांमार, बांग्लादेश, जो भी देश हैं सब में ऐसा हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या अगला नंबर भारत का है? अगला नंबर भारत का क्या, भारत में लगभग शुरुआत तो कर ही दी है उन्होंने। लद्दाख में आपने देखा जेंजी, अब एक नया वर्ड आ गया जेंजी। अब आप सोचिए कुछ दिनों बाद जो लोग होंगे वो अपने आप को शांत कहेंगे मैं तो जेंजी हूँ। तो देश के अंदर क्या होता है ना, कई बार कोई चीज चलती है तो बड़ा शौक से चढ़ जाता है, ट्रेंडिंग हो जाती है। अब जेंजी ट्रेंडिंग हो गई, लोगों को पता नहीं होगा जेंजी कौन होते हैं, कहाँ हैं, कैसे होते हैं, लेकिन हाँ जिनको पता होगा वो चीखते रहेंगे मैं जेंजी हूँ। तो जो जेंजी वाला अभी सवाल उठा और वहां पर वो कह रहे हैं कि युवा आके लद्दाख के अंदर कर रहे हैं, क्या पार्ट है, हिस्सा तो वही है ये। और उन्होंने वहां पर शुरू किया। शुरुआत कहाँ से की, नेपाल के उन लोगों की शुरुआत, जैसे जिन लोगों को पकड़ा गया अभी लद्दाख के अंदर उस कांड के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो लोग वही होंगे जो कहीं ना कहीं वहां भी इन्वॉल्व रहे होंगे नेपाल के अंदर। तो जो सारे स्टेट्स को इन्होंने घेर लिया। आप देखो सरकार सब जगह बदली जा चुकी है, ये भारत ही तो बचा है जिसमें अंदर क्या मतलब इतने समय से 11 साल से सरकार चल रही है, वरना सब जगह बदल चुकी है। तो अब उनका टारगेट हिंदुस्तान ही है और एक्चुअली हिंदुस्तान को घेरने के लिए उसको चारों तरफ से राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया है। मैं आपको बताता हूं कि चाइना का जैसे एक पॉलिसी है कि वो छोटे देशों को पहले लोन देती है, पैसा देती है, फिर उनसे कहती है कि आपके साथ मिलकर प्रोजेक्ट लगाती है, वो एक पैसा लगाती है, फिर बाद में आप पैसा नहीं दे पाता वो देश, फिर उस जगह पे कब्जा कर लेती है। तो ये जो उसका भूमि अधिग्रहण का सिस्टम है उससे उसने लगभग छोटे छोटे देशों के ऊपर अच्छे खासे कब्जे कर लिए हैं। तो ये एक उसका तरीका है काम करने का। लेकिन क्या है कि वो अभी कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ रहा है। कॉन्टिनेंट का मतलब वो अपना द्वीप नहीं छोड़ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर है एशिया में है तो एशिया छोड़ के यूरोप नहीं जाना चाहता, मगर यूरोपियंस जो लोग हैं ना और अमेरिकन जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, इन सब लोगों की आदत है पूरी दुनिया के अंदर कब्जा खेलने की, कब्जा करने की। और अमेरिकन तो मास्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि 750 उनके लगभग जो है वो बेस है, मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस हैं। तो अभी आप देखो ना जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर वो जो उनका वो था एयरपोर्ट था, वो नूर बेस, जो नूर खान जो एयरबेस है, वो नूर खान एयरबेस एक्चुअली इंडिया के अंदर पहले से काम करता था। वो अमेरिका का या उसमें जो पाकिस्तान है उसका कोई रोल नहीं था। वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, वो वहां पर अपने लोगों को ट्रेन किया करते थे। तो पहले से ही हुआ करता था। 2012 में इसका नाम पड़ा नूर खान एयरबेस। इस नूर खान एयरबेस में ऐसा क्या है कि जो अमेरिका को तकलीफ हुई, क्योंकि अभी आपको एक नई चीज बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले उनका जो ग्लोब मास्टर लेवल का जो एक बहुत बड़ा सा हवाई जहाज है वो वहां पर उतरा, और उतरने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने सहायता भेजी है, जो नुकसान हुआ है खाने पीने का जिस भी तरह का, उन्होंने कहा कि वो हमने सहायता भेजी है पाकिस्तान को, ये प्लेन जो है वही सब कुछ लेकर आया है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा कि जब इस तरह का कोई भी देश दूसरे देश को सपोर्ट करता है, ऐसा हेल्प करता है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखी जाती है, तो वहां उनके डिप्लोमेट्स आते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट्स आते हैं उनके, और उनके जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो आते हैं, वहां बैठते हैं और वहां समझाते हैं कि हमने ये लेकर आए। उस बेस पर देखा गया कि वहां से जो लोग उतरे वो अमेरिका के जो थे वो आर्मी के लोग थे, ठीक है, जो एयरफोर्स के लोग थे वो आए उतरे वहां पर। और यहाँ से जो रिसीव करने गए, जैसे डिप्लोमेट्स कोई भी आता है उसको दूसरे देश के डिप्लोमेट रिसीव करते हैं, वहां पर भी उनके आर्मी के लोग गए। वहां किसी सिविलियन का या ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं था जो कि वहां का एक नेता हो या कुछ हो, केवल ये मिलिट्री एक्सचेंज था। तो वो क्या शो करता है कि उस बेस पर कहीं ना कहीं अमेरिका का अपना अड्डा है। अब वो अड्डा किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नुकसान चला गया। अब पता नहीं हिंदुस्तान ने भी, मोदी जी हैं, फिर कह सकते हैं क्या दिमाग लगाया और क्या सोचा उन्होंने। अब नूर बेस के तबाह होते ही वहां पर आग लग गई थी। तो है क्या ना कि ये सब लोग जान रहे हैं कि क्या हम लोग समझ रहे हैं चीजों को। उसके बाद अभी एक F-35 उनका एक प्लेन था जो इंडिया में आ गया था, इसको उन्होंने लॉक कर दिया था, इंडिया वालों ने उतार लिया नीचे। फिर उन्होंने कहा हम ले जाएंगे वापस, उन्होंने लेके ऐसे नहीं जा सकते, कॉकपिट में भी जाएंगे तो हमारे इंडियंस जाएंगे। फिर उन्होंने तो सीज करके देखा तो वो बेसिकली इंडिया में उतारा गया था कि इंडिया को चेक तो करें आखिर है क्या ऐसा कि जो हमारा एंटी रडार वाला प्लेन है वो भी कैसे इन लोगों ने पकड़ लिया। तो ये एक थ्रेट है देखिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि अगर मोदी रहेंगे तो टेक्नोलॉजिकली हम वेपन के क्षेत्र के अंदर, हम एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, और हम जो देश को, अर्थव्यवस्था को जो बढ़ा रहे हैं उसके क्षेत्र में, हर चीज में जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम 100% विश्वगुरु बनने की ओर है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला दर्द जो होगा ना वो अमेरिका को होगा। और जब पहला दर्द अमेरिका को होगा तो काम कौन करेगा? डीप स्टेट। सपोर्ट कौन करेगा? CIA। तो डीप स्टेट इसलिए इंडिया में एक्टिव है और CIA का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि CIA के इनपुट्स पे ही डीप स्टेट काम करता है और वो देश में काम कर रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर पहले से ही बहुत गद्दार रहे हैं, जयचंद हम लोग बोलते हैं, तो अब जयचंद थोड़ा ज्यादा है। जयचंदों के पास जुबान भी है, जयचंदों के पास सोशल मीडिया भी है।
अब ज़रूरत नहीं है कि उनको कहीं पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है, वो तो सिर्फ बोलते रहेंगे, कहेंगे रट लो, आप इस चीज़ को लोगों के दिमाग तक पहुंचाना है, उस पर वो सक्षम अपना कार्य कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि जिस हिसाब से वोट चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग और जिस हिसाब से चीज़ें खुल रही हैं उस हिसाब से वोट चोरी तो छुप जाएगी, एक बार फिर वही नाम इस देश में जाकर हो जाएगा जिसे हम लोग पप्पू कहते हैं। बिल्कुल। तो सर अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि देश के जो भी अहम फैसले होते हैं या देश की गद्दी पर जो बैठता है उसका फैसला नागपुर में होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरएसएस का जो मेन अड्डा है वो नागपुर में है, वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आरएसएस भी इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है, 100 साल आरएसएस को पूरे हो चुके हैं। तो आरएसएस को लेकर के क्या राय है और क्या उसके आरएसएस के इस साल उद्देश्य रहने वाले हैं शताब्दी पर? देखिए, आरएसएस अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसको केवल देशभक्ति आती है, उसको कुछ नहीं आता। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप देशभक्त होने चाहिए, आप आरएसएस के व्यक्ति हैं। अच्छा, इसी से लोग घबराते भी हैं क्योंकि उनका उद्देश्य ना अपनी ही राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी जाता है। कई बार वो कई बार उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो भाजपा के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक उद्देश्य है, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो देश में नुकसान करें, और कहीं पर भी सरकार गलत करती है तो उसका विरोध करते हैं। तो एक सच्चे देशभक्त के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है तो आप देखेंगे कि आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, कहीं आग लग जाती है आपको देखेंगे आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, कोरोना के अंदर आरएसएस के लोग काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत आ जाए उनकी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि यदि वो आज आप ये कह दें कि 10,000 लोगों का खाना एक आधे घंटे बना के देना है तो उनकी पकड़ इतनी बढ़िया है कि वो आधे घंटे में 10,000 लोगों को खाना दे देंगे। तो ऐसे इमरजेंसी के कामों के अंदर अगर किसी का नाम ले सकते हैं तो एक ही संगठन आता है, वो है आरएसएस। अब ये बात कहना कि जो गद्दी है यहाँ की वो वहां से नागपुर से चलती है, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि आरएसएस ने जब भाजपा को बनाया होगा तो उसने कुछ उद्देश्य दिए होंगे, उसके मन में कुछ विचार रहे होंगे कि जो देश के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये विचारधारा होनी चाहिए, लोगों के अंदर अमन शांति होनी चाहिए, लोग साथ में रहें, एक साथ रहें और सिर्फ देश की बात करें, देश हित की बात करें। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये जो इजराइल के अंदर जो लड़ाई हुई शुरू हुई इजराइल ने, तो वो लोग जो विदेशों में काम कर रहे थे अपने काम छोड़ छाड़ के, नौकरियां छोड़ छाड़ के वापस इजराइल आ गए, बोले हमें अपने देश के लिए काम करना है। तो ये देशभक्ति कहते हैं। उस देशभक्ति को जगाने की कोशिश आरएसएस जमाने से कर रहा है। तो जब वो इतने जमाने से इसकी कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर सरकार उनकी है, जो भाजपा की है, एक तरह से सरकार जो है वो आरएसएस का ही पार्ट है, वो पार्टी भाजपा, तो क्योंकि उनका पार्ट आज की तारीख में सरकार चला रहा है तो उनको लगता है कि वो विचारधारा पूरी तरह से लागू होनी चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने ये राजनीतिक विंग बनाया था अपना। तो आज अगर वो कोई काम करते हैं, मोदी जी भी कोई काम करते हैं, देखिए इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है, तो एक थिंक टैंक की बहुत जरूरत होती है जो सोचे। अब जैसे कि आप थिंक टैंक है राहुल गांधी जी का है, बस उनको बोला जाता है वो चले जाते हैं, उनसे कहा जाता है आपको ऐसे बोलना है वैसे बोलने चले जाते हैं। उसके पीछे ना तो कोई होमवर्क होता है, ना उसकी कोई स्टडी होती है, उसके क्या आगे असर आएंगे ना ये पता होता है, ना उसकी जानकारी होती है, बस बोल दिया चल देते हैं लोग। आरएसएस के अंदर आरएसएस एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो बीजेपी का है, वो आपको जमीनी स्तर पे जाता है, वहां से निकालता है कि क्या समस्या है और फिर वहां से वो सरकार को एक विचार के रूप में कह लीजिए, एक सुझाव के रूप में कह लीजिए, बताता है कि इस क्षेत्र में इस तरह की ये दिक्कत चल रही है और इसका समाधान ये है। अब राजनीतिक रूप से आप क्योंकि सरकार में है तो आपको ये तय करना है कि कानूनी रूप कैसे देके इसको लागू किया जा सकता हो। तो विचार शुरू होते हैं कई बार आपके नागपुर से और ऐसे जाते हैं। अब मान लीजिए कोई जना जो सरकार के अंदर है, जैसी पार्टी हमारी इस वक्त भाजपा की सरकार है, भाजपा कोई काम ऐसा कर रही है जो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। तो जब वो ऑब्जेक्शन करते हैं और ये लोग मानते हैं तो बेसिकली ये तो एक भाई भाई का आपसी रिश्ता है जो दोनों वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया इसको जो विपक्षी है वो इनको दिखाते हैं अरे भाई ये तुम्हें चला रहे हैं। जैसे किसी घर में झगड़े कराना हो तो बड़े भाई से आके कहोगे तुम यार इतनी क्यों सुनते छोटे भाई की, और छोटे भाई से कहो बड़ा भाई तुमको ज्यादा बोलता है। तो दोनों के अंदर एक गलतफहमियों को पैदा करने की ये कोशिश सब लोग करते हैं लगातार। लेकिन आरएसएस एक थिंक टैंक है बीजेपी का और जननी तो वही है एक तरह से, राजनीतिक विचारों की भी हर तरह से। तो वो जो काम कर रही है वो केवल सरकार अच्छी तरह चले और देश के अंदर जिस उद्देश्य को लेकर सरकार आई है वो उद्देश्य पूरा उस पर काम करती है, कहीं गलती पे टोकती है, कहीं अच्छा होता है तो उसको सराहती है। तो यही दोनों के बीच का रिश्ता है और इसीलिए कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को चलाती है। बिल्कुल। और सर जो हमारी ऑडियंस आज हमें देख रही है उनको भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से देश में भावनाएं जो हैं चल रही हैं इस वक्त, देश में क्या उथल पुथल चल रही है। लोगों को हमारी पॉडकास्ट देख करके समझ में आएगा और सोचने समझने की शक्ति भी मिलेगी कि हाँ इस वे में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी को शायद नहीं पता
लोग तो यही समझते हैं कि हमारी विचारधारा है कांग्रेस की या हमारी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके पीछे विचारधारा के पीछे की क्या वजह है वो आज लोग देखिए मैं आपको इस चीज़ में बताऊं, आपने मेरे वीडियो का जिक्र किया था, मैंने अपने वीडियो में एक बात बोली थी, मैंने उनसे कहा था कि आप किसी की बात पे विश्वास मत करिए, मेरी बात को विश्वास भी मत करिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप पढ़िए, आप जानिए ना क्या हो रहा है देश के अंदर। देश के अंदर किसी भी बात को लेकर विरोध हो रहा है। ऐसा कब होता था कि सड़कों पर चले आया करते थे। हमने जो आज़ादी से पहले जो भी हमने अपने प्रदर्शन करे उनकी एक तरीका हुआ करता था। आज हम सारी मर्यादाओं को लांघ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो हमारे बीच के अंदर आग बार बार लगा देता है और हम लोग जल जाते हैं बार बार उसके अंदर। तो मैं यही कहूंगा, जो ऑडियंस आपकी देख रही है, अपने उसमें भी कहा था, आप जिस पॉडकास्ट में भी कहना चाहूंगा, एक तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना मतलब जिसे कहते हैं अहम चीज पे बात करी आज, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त। डीप स्टेट के बारे में बरेली, मतलब हम तो बरेली में कर रहे हैं इसको, पूरे देश में सब लोगों को पढ़ना चाहिए कि डीप स्टेट है क्या, कहां कहां काम कर चुका, उसने कितने देश के अंदर तख्ता पलट कराए हैं, और यदि वो तख्ता पलट कराने का माहिर है तो देश के अंदर जो हालात उन्होंने पैदा किए, जहां पर तख्ता पलट गया, वहां के हालात क्या, कैसे पैदा हुए, कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग्स करी। जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई जो विपक्ष बता रहा है या राहुल गांधी जी बता रहे हैं वो सही नहीं है, सही है। तो फैसला खुद करिए, ना मेरे कहने पे जाइए ना किसी पे। आपके पास सारी डिटेल्स हैं, मोबाइल खोलिए, रील देखने से बेहतर है कि आप इनको देखिए और समझिए, आपको खुद महसूस होगा कि देश के प्रति आपकी भावना क्या होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स समझने से जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं उन्हें आज फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में भी समझ में आएगा कि ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। तो सर आपने बहुत अच्छा आज हमें नॉलेज दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। कैसा लगा सर आज के पॉडकास्ट में? देखिए पॉडकास्ट ऐसे बहुत ज़रूरी होते हैं, और पॉडकास्ट को जब मेरे ख्याल से जब इस पॉडकास्ट को शुरू किया गया था, पॉडकास्ट सिस्टम को शुरू किया गया था, तो इसीलिए था कि बहुत सारे ऐसी बातें होती थी जो निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि आप या तो एक स्टेटमेंट देंगे या आप स्टेटमेंट देने के बाद कोई बात अपनी कह के लिख देंगे या बोल देंगे। जरूरी ये होता है कि जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो मौके पे वो बातें निकलती हैं, वो सवाल निकलते हैं और आप उसका जवाब देते हैं। तो मतलब डिस्कशन से पता लगता है कि एक्चुअल में क्या चाहिए। तो पॉडकास्ट का जो बेसिक रीजन है वो यही है, और आज आपने ये पॉडकास्ट इस विषय पे करके मैं सोचता हूँ बहुत बढ़िया काम किया है। मेरी ओर से भी आपको बहुत धन्यवाद कि इस तरह के विषयों पे पॉडकास्ट जरूर